नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं कोर डेटा में लेक्चर नंबर 75 जो कि बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। देखिएगा, अपना जो टॉपिक चल रहा था एंट्री सिस्टम ऑफ एम्फिऑक्सिस, तो अपने ये टॉपिक चल रहा था। इसमें आपको बताया था कि जो एम्फिऑक्सिस होता है उसके अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया पाए जाते हैं उत्सर्जन के रूप में। क्या पाए जाते हैं? प्रोटोनेफ्रिडिया। अब मैंने आपको बताया था कि पोजीशन क्या होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पोजीशन मैंने आपको बताई थी प्रोटोनेफ्रिडिया के अंदर कि प्रोटोनेफ्रिडिया जो जो उत्सर्जन होते हैं, इसके आदि वर्ग जिसको कहा जाता है, ये सरल बंद कोष्ठनुमा और पार्श्व से नलिका इसमें क्या होती है, निकली हुई होती हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है? 90 से 100 जोड़ी होती है। अब देखिएगा कि ये जो उत्सर्जन है, ये उत्सर्जन जो होते हैं ये मुख्यतः प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं इसके अंदर। भाई वैसे तो मैंने बताया था कि इसके अंदर जो उत्सर्जन होते हैं कोर डेटा के अंदर, ये एम्फिऑक्सिस के अंदर जो उत्सर्जन होते हैं वो केवल प्रोटोनेफ्रिडिया नहीं होते हैं। आपको बताया था इसके लिए हेडसेक वरक, उसके अलावा ब्राउन फनल और वरक अंकुरक, ये भी इसके उत्सर्जन होते हैं। परंतु जो मुख्य उत्सर्जन होता है एम्फिऑक्सिस का वो कौन सा होता है? प्रोटोनेफ्रिडिया या आदि वर्ग होता है, जिसकी अपने को संरचना भी देखनी है, जिसका मैकेनिज्म भी अपने को देखना है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जो प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं वो सरल होते हैं, बंद कोष्ठनुमा संरचनाएं होती हैं और पार्श्व से नलिकाएं निकली रहती हैं। इसके अंदर क्या होता है कि वैसे देखा जाए तो ये जो इसकी स्थिति अगर हम बात करें, संख्या देखें 90 से 100 जोड़ी होती है। स्थिति की यदि हम बात करें तो ये इसकी फेरिंक्स होती है। फेरिंक्स के आपको पता है ये गिल बार होता है, गिल स्लिट्स के बीच का एरिया क्या कहलाता है? गिल बार कहलाता है। और गिल स्लिट्स आपको बताया था कि जो कि फेरिंक्स के अंदर पाए जाने वाले छिद्र होते हैं दीवार के अंदर पार्श्व में। और जो ये इस प्रकार से दो भुजायुक्त संरचना होती है, इस प्रकार से ये संरचना यूँ होती है, लगभग इस शेप की संरचना होती है एक प्रोटोनेफ्रिडिया। तो प्रोटोनेफ्रिडिया के अंदर दो भुजा होती है, एक तो ये भुजा होगी और एक ये भुजा होगी, ये और ये भुजा। कितनी भुजाएं होती हैं? दो भुजाएं होती हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल लिम्ब होती है, ये वर्टिकल लिम्ब होती है। हॉरिजॉन्टल लिम्ब छोटी होती है और ये क्या होती है? बड़ी होती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो इनकी संख्या 90 से 100 होती है, 90 से 100 जोड़ी, यानी 90 से 100 जोड़ी लेफ्ट में होते हैं, 90 से 100 जोड़ी कहाँ होते हैं? राइट में होते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये गिल बार के ऊपर स्थित संरचनाएं होती हैं और गिल स्लिट के पास में आकर के क्या करती है? खुलती हैं। गिल बार के उपस्थित होती है और गिल स्लिट्स के पास आकर के इनकी एक भुजा ये खुलती है। कैसे खुलती है अपने आगे पूरा डिस्कस करेंगे। तो ये इनकी स्थिति होती है, 90 से 100 जोड़ी होती है। अब देखिएगा कि जो प्रत्येक प्रोटोनेफ्रिडिया होता है वो एक्चुअली मैंने बताया था उसके साइड में ब्रांचेज और निकली होती हैं, छोटी छोटी डंठल नुमा ब्रांचेज होती हैं। उन ब्रांचेज के ऊपर प्रत्येक प्रोटोनेफ्रिडिया के अंदर, यानी प्रोटोनेफ्रिडिया की संख्या कितनी होती है? 90 से 100 जोड़ी होती है। और प्रत्येक जो प्रोटोनेफ्रिडिया होता है उसके अंदर जो मुख्य इसका अंग होता है वो है सोलेनोसाइड सेल्स। मैंने बताया था कौन सी सेल्स होती हैं इसकी? सोलेनोसाइड सेल्स। सोलेनोसाइड्स सेल्स पाई जाती हैं। ये क्या है? वास्तव में इसका उत्सर्जन का कार्य करता है किसमें? इस प्रोटोनेफ्रिडिया के अंदर। और ये सोलेनोसाइड सेल्स क्या होती है? फ्लेम सेल्स होती हैं। ये क्या होती है इसकी? ये फ्लेम सेल्स होती हैं। अब फ्लेम सेल मैंने बताया था आपको पहले भी कि हमने ये बात पढ़ी थी फर्स्ट ईयर के अंदर, जो अपने प्लेटियल मेंथिस के जो सदस्य होते हैं इनके अंदर ये फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं। और फ्लेम सेल्स या ज्वाला कोशिकाएं इनको हिंदी में कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है इसका भी रीजन मैंने बताया था कि ज्वाला कोशिकाएं जो है प्लेटियल मेंथिस की विशेषता होती है, इनका उत्सर्जन होता है और वास्तव में ये प्रोटोनेफ्रिडिया ही होती हैं। और जो फ्लेम सेल्स होती हैं इनके अंदर क्या होता है कि एक अंदर खोखली गुहा होती है और उस गुहा के अंदर क्या होते हैं? 5 से 7 सीलिया होते हैं। वो लटके हुए रहते हैं और लटके हुए होते हैं। और जब इनमें मूवमेंट होता है तो मूवमेंट के दौरान ये जब हिलते हैं तो हिलने के दौरान मोमबत्ती की लो की तरह हिलते हुए दिखाई देते हैं, प्रतीत होते हैं। यानी मोमबत्ती की लो जिस तरह से हिलती रहती है वैसे ये हिलते रहते हैं। इस कारण इनको कोशिकाओं को एक फास्ट नाम का वैज्ञानिक था, उसने क्या नाम दिया? इसको ज्वाला कोश का नाम दिया। तो जो हम जो एम्फिऑक्सिस की जो प्रोटोनेफ्रिडिया उसके अंदर भी सोलेनोसाइड सेल्स पाई जाती हैं, जिनकी संरचना अपने डिटेल में देखेंगे। और वो जो सोलेनोसाइड सेल्स हैं वो फ्लेम सेल्स की तरह होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि इन सोलेनोसाइड सेल्स के अंदर भी क्या होता है कि खोखली गुहा होती है अंदर, उसके अंदर एक सीलिया होता है। वहाँ पर सीलिया की संख्या 5 से 7 होती है, यहाँ पर सीलिया कितना होता है? केवल एक होता है। और वो सीलिया या
जो होता है पक्षमाप वो भी हिलते हुए मोमबत्ती की लो की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको भी क्या बोला गया, सोलेनोसाइड को फ्लेम सेल की तरह ये होती है, जिसके अपने स्ट्रक्चर आगे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में यदि हम बात करें कि फ्लेम सेल के अंदर ये जो एक प्रोटोनेफ्रिडिया, यानी ये प्रोटोनेफ्रिडिया की संख्या कितनी होती है, मैंने लिख रखा है यहाँ पर 90 से 100 जोड़ी होती हैं। 90 से 100 लेफ्ट में होते हैं फेरिंग्स के, 90 से 100 कहाँ होते हैं, राइट में होते हैं। और प्रत्येक प्रोटोनेफ्रिडिया पर सोलेनोसाइट्स की संख्या कितनी होती है, लगभग 500 होती है। कितनी होती है, 500 होती है। तो सोलेनोसाइट्स, अब देखिए, अब जैसे एक प्रोटोनेफ्रिडिया अपने को दिख रहा है ना, ये रहा, इस प्रोटोनेफ्रिडिया पर कितनी होती है सोलेनोसाइट, लगभग 500 होती हैं। इसी तरह इस पर 500, अगले पर 500, और वो कैसे होती है वो भी अपने बात करेंगे। मतलब दोनों जो ब्रांचेज होती हैं, ये इसकी हॉरिजॉन्टल लिम्ब होती है, ये वर्टिकल लिम्ब होती है। इन दोनों ब्रांचेज के ऊपर साइड के अंदर कुछ छोटी छोटी शाखाएं निकली रहती हैं, उन शाखाओं के ऊपर क्या लगी होती है, सोलेनोसाइट सेल से लगी होती है। और एक सोलेनोसाइट जो सेल होती है उसका आकार लगभग 50 म्यू होता है। कितना आकार होता है इसका, 50 म्यू लंबी होती है। सोलेनोसाइट सेल लगभग 50 म्यू लंबी होती है। कितनी म्यू लंबी होती है, लगभग 50 म्यू लंबी होती है। अब देखिएगा, मैं एक डायग्राम बनाने का प्रयास करता हूँ जिसके अंदर अपने को एक्चुअल में पोजीशन पता लग जाएगी। इस डायग्राम को यदि हम थोड़ा डिटेल में पूरा सिस्टमेटिक बनाते हैं तो अपने को पता लग जाएगा किस प्रकार से जो सोलेनोसाइट सेल्स हैं वो व्यवस्थित होती है। एक गिल बार के ऊपर, और अपने गिल बार और गिल स्लिट को लेकर के सोलेनोसाइट की स्थिति को अपने देखने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार वो व्यवस्थित होती है।
ये स्ट्रक्चर है एक्सक्रीटरी सिस्टम की। ये क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम की इसकी स्ट्रक्चर है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि अपने 90 से 100 जोड़ी तो नहीं ले सकते इसमें, अपने डायग्राम में केवल लिया है दो प्रोटोनेफ्रिडिया को ले लिया आपने, 2 प्रोटोनेफ्रिडिया को ले लिया। साइड ब्रांचेज आ गई, हॉरिजॉन्टल लिम्ब और वर्टिकल लिम्ब आ गई। उसके अलावा इसके जो सोलेनोसाइड सेल्स हैं वो आ गई। तो देखिएगा अपने अभी तक जो इसके डायग्राम का अगर हम नाम लिखें तो इसका क्या है? लेटरल व्यू ऑफ फेरिंक्स विद प्रोटोनेफ्रिडिया। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर देखिएगा अपने इसकी जो फेरिंक्स है उस फेरिंक्स का एक व्यू लिया है अपने, एक साइड ले ली, चाहे उसकी दाईं साइड माने चाहे हम बाईं साइड माने, लेफ्ट या राइट, कोई एक साइड ले ली जिसमें अपने को इस तरह से दिखेगा। पोजीशन मैं बता रहा हूँ इसकी पोजीशन जो रहती है प्रोटोनेफ्रिडिया की वो क्या रहती है इसके अंदर कि जो इसकी एट्रियल कैविटी और फेरिंक्स का जो बीच का भाग होता है, या यूँ कह सकते हैं कि फेरिंक्स का जो भाग एट्रियल कैविटी की ओर होता है, या जो फेरिंक्स की दीवार का जो भाग एट्रियल कैविटी की ओर होता है उस भाग के ये जो प्राइमरी गिल बार है और जो गिल स्लिट है उनके बीच बीच में ये क्या पाए जाते हैं? ये प्रोटोनेफ्रिडिया पाए जाते हैं। अब देखिएगा इसके अंदर ये आपको पता ही है गिल बार होते हैं, मान लीजिए प्राइमरी गिल बार, सेकेंडरी गिल बार, प्राइमरी गिल बार। तो प्राइमरी गिल बार के ऊपर लगे होते हैं, 90 से 100 जोड़ी होते हैं। अपने 2 ले लिया, केवल कितने लिए हमने? 2 लिए हैं। अब देखिएगा कि ये एक प्रोटोनेफ्रिडिया, ये दूसरा प्रोटोनेफ्रिडिया, इसी प्रकार अगले प्राइमरी गिल बार पर तीसरा प्रोटोनेफ्रिडिया। इस प्रकार से 90 से 100 तो लेफ्ट में होंगे, 90 से 100 कहाँ होते हैं? और राइट में होते हैं, उत्सर्जन होता है। अब देखिएगा इसके अंदर जो ये अपने को दिख रहा है ये गिल बार होगी, प्राइमरी गिल बार, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी आपको बताया हुआ है। ये गिल स्लिट्स होते हैं, ये क्या होते हैं? गिल स्लिट्स होते हैं, क्योंकि उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालने के लिए इसके अंदर जल की भूमिका होती है। और जल भी कौन सा? गिल स्लिट्स से जो जल बाहर निकलता है उसकी क्या होती है? मुख्य भूमिका होती है। अब देखिएगा इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके अंदर 2 भुजाएं होती हैं, दिख रही है आपको? एक भुजा तो ये रही, छोटी होती है, और एक कौन सी? ये बड़ी भुजा होती है। छोटी जो भुजा होती है इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लिम्ब। क्या कहते हैं इसको? हॉरिजॉन्टल लिम्ब कहते हैं। और पोस्टीरियर माना जाता है, ये पृष्ठ भुजा होती है, कौन सी? ये वाली जो छोटी होती है। और बड़ी जो ये भुजा होती है इसको कहा जाता है वर्टिकल लिम्ब, इसको एंटीरियर लिम्ब बोला जाता है, अग्र जो है भुजा माना जाता है। अच्छा, उससे ठीक पहले थोड़ी सी एक बात बताता हूँ। ये हमने 2 एंड ले लिया, एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड। यानी कहने का मतलब इधर की ओर जो है वो जंतु का मुख पाया जाता है, इधर की ओर जंतु की जो पूंछ है, क्वाडोल्फिन वगैरह वो पाए जाते हैं। तो जंतु का अग्र सिरा इधर की ओर और पश्च सिरा इधर है, ये अपने को ये दोनों बातें शो कर रही है। अब देखो इसके अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया ये एक हो गया, ये दूसरा प्रोटोनेफ्रिडिया। दोनों प्रत्येक प्रोटोनेफ्रिडिया के अंदर क्या होती है? कितनी भुजा होती है? 2 होती है। एक बड़ी भुजा जो अग्र होती है इसको कहते हैं एंटीरियर वर्टिकल लिम्ब, और ये छोटी भुजा होती है जिसको पोस्टीरियर हॉरिजॉन्टल लिम्ब कहते हैं। ये जो वर्टिकल लिम्ब होती हैं ये और हॉरिजॉन्टल लिम्ब ये दोनों एक दूसरे से क्या होती है? जुड़ी होती हैं। और जुड़ी होती है। पोस्टीरियर जो एंटीरियर वर्टिकल लिम्ब होती है ये बंद होती है, ये पूर्णतः क्या होती है? बंद होती है। और जो पोस्टीरियर हॉरिजॉन्टल लिम्ब होती है ये एक छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है जिसको कहा जाता है नेफ्रिडियोपोर। और ये छिद्र कहाँ खुलता है? ये गिल स्लिट के ठीक पास में खुलता है। कहाँ खुलता है? गिल स्लिट के ठीक पास में खुलता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो पोस्टीरियर हॉरिजॉन्टल लिम्ब है वो तो नेफ्रिडियोपोर के द्वारा गिल स्लिट के पास में खुलेगी, और जो एंटीरियर कहने का मतलब वर्टिकल लिम्ब होती है वो क्या होती है? पूर्णतः बंद होती है। अब आपको देख सकते हो कि इसका अपने जो बड़ा डायग्राम है वो कल अपने और बनाएंगे। पर वैसे अगर देखा जाए तो अपने को साइड में इस तरह से संरचनाएं दिख रही हैं, छोटी छोटी ये संरचनाएं, इनको कहा जाता है इसकी साइड ब्रांचेज ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया। ये साइड जो ब्रांचेज होती हैं, अपने अगर एक साइड ब्रांच को इस तरह से थोड़ा सा बड़ा बनाए, इस तरह से ये एक साइड ब्रांच होगी। इस साइड ब्रांच पर इस तरह से क्या होती है? गुच्छे के रूप में ये सोलेनोसाइड सेल्स पाई जाती है। क्या होती है? ये सोलेनोसाइड्स। और ये साइड ब्रांच होती है, ये क्या होती है? इसकी साइड ब्रांच। तो साइड ब्रांच पर इस प्रकार से क्या होती हैं? ये सोलेनोसाइड सेल्स पाई जाती है। और इनकी जो संख्या होती है सोलेनोसाइड सेल्स की वो एक प्रोटोनेफ्रिडिया के अंदर लगभग कितनी होती है? 500 होती हैं। कितनी होती है? 500 के करीब होती है, अप्रोक्सीमेट 500 होती है। ठीक है, तो ये 500 के करीब सोलेनोसाइड आपको दिख रही हैं। ये इस तरह से ये कोशिकाएं होती हैं, ये क्या होती हैं? इसकी सोलेनोसाइड सेल्स। इसी प्रकार 500 इसके ऊपर होगी, 500 उसके अगली पर होगी। उसके बाद में देखिएगा
कि जो ये सोलेनोसाइड सेल्स हैं ये ही मुख्य उत्सर्जी पदार्थों को इकट्ठा करती है। कहाँ से इकट्ठा करती है ये भी मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो प्रगुह्य द्रव है, सिलोमिक फ्लूइड है, और जो ब्लड है इसका ब्लड वेसल्स के अंदर, यानी सिलोमिक वेसल्स और या सिलोमिक कैविटी कह सकते हैं, और ब्लड वेसल्स के अंदर जो भी फ्लूइड प्रवाहित हो रहा है उस फ्लूइड के अंदर क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको ये सोलेनोसाइड सेल्स उन दोनों द्रव के संपर्क में रहती है, और ये सोलेनोसाइड सेल्स क्या करती है, वहाँ से उस उत्सर्जी पदार्थों को क्या करती है, अलग करती है। अलग करके क्या करती है, ये वर्टिकल ब्रांच और हॉरिजॉन्टल ब्रांच के अंदर छोड़ देती है। वर्टिकल ब्रांच और हॉरिजॉन्टल ब्रांच से जो भी उत्सर्जी पदार्थ है उन सबको क्या किया जाता है, इस नेफ्रिडियोपोर में ले आया जाता है, और जो जल फेरिंक्स से गिल स्लिट की सहायता से एट्रियल कैविटी में आता है उस समय यहाँ से उत्सर्जी पदार्थों को उस जल के अंदर छोड़ दिया जाता है। और वो जो जल जो है आपको पता ही है, एट्रियल पोर जो होता है वो पोस्टीरियर एंड पर होता है एम्फियोक्सिस के, उससे जब वो बाहर निकलता है तो वहाँ से क्या होता है कि वो उत्सर्जी पदार्थ है वो क्या शरीर से क्या निकाल दिए जाते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये इसकी क्या है पोजीशन है, किसकी प्रोटोनेफ्रिडिया की पोजीशन फेरिंक्स के ऊपर किस प्रकार से स्थित होती है, ये अपने इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ये फेरिंक्स की क्या होगी, पोजीशन होगी, ये क्या हो गया कि दो प्रोटोनेफ्रिडिया आपने ले लिया। तो इस प्रकार से प्रोटोनेफ्रिडिया की ये स्ट्रक्चर अपने को अच्छे से समझ में डायग्राम में, कल अपने जो डायग्राम देखेंगे उसके अंदर एक प्रोटोनेफ्रिडिया का लार्ज डायग्राम देखेंगे और साथ में सोलेनोसाइड सेल्स है उनकी संरचना को भी अपने देखेंगे। थैंक यू।